हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस जैसे कि अपन ने लास्ट लेक्चर में चैप्टर स्टार्ट किया था एनपीओ, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो उसमें अपन ने लास्ट लेक्चर में इसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझा था और कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने इसकी जान ली थी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है वो समझ लिया था। सम स्पेशल आइटम्स में रेवेन्यू नेचर के एंड कैपिटल नेचर के आइटम समझे थे, जिनको अपन डेप्थ में भी बाद में समझेंगे, ठीक है। तो गाइस आज इस लेक्चर में अपन स्टार्ट करने वाले हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर, यानी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर क्या होता है और इसको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। तो गाइस जैसे कि लिखा है, अ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ द कैश बुक। ये समरी है किसकी? कैश बुक। इसमें लिखा हो विदाउट डेट कॉलम, क्योंकि इसमें डेट कॉलम इसलिए नहीं होता क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर बनते हैं। इट इज एन एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ अकाउंट कॉमनली अडॉप्टेड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न। जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल ये प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न वाले ही इसको बनाते हैं, लेकिन इसके साथ ये एनपीओ जो होते हैं वो भी बनाते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बनाती है, जैसे हॉस्पिटल हो गया, क्लब्स हो गया, सोसाइटीज हो गई, टेंपल्स हो गए, चर्च वगैरह हो गया, एटसेट्रा। ये सारे के सारे जो लोग एनपीओ में होते हैं ये भी इसको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। फॉर प्रेजेंटिंग द रिसीट एंड पेमेंट पीरियडिकली टुगेदर विद द कैश बैलेंस एट द बिगिनिंग एंड क्लोज ऑफ द पीरियड, यानी कि इसमें बिगिनिंग में कैश कितना है और क्लोज में कितना है उसको अपन जानते हैं, तो उसको किस तरीके से बना पाएंगे। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अगर अपन बनाएंगे तो अपन को पता रहेगा कि ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है और क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना है, ठीक है। लेकिन गाइस अभी इसका मेन पॉइंट जो है वो ये है, इसको भी समझेंगे अच्छे से। इसमें लिखा हुआ द मेन पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज नॉट बेस्ड ऑन द एक्यूरल सिस्टम, यानी कि बेस्ड नहीं है कौन से सिस्टम पर? एक्यूरल सिस्टम पर। एक्यूरल सिस्टम जिसमें कैश एंड क्रेडिट दोनों टाइप्स के ट्रांजैक्शन होते हैं, यहां पे सिर्फ केवल कैश के ट्रांजैक्शन अपन को लिखने होंगे, ठीक है। कैश में अगर पेमेंट हो, कैश में रिसीट होगी, ठीक। कैश के साथ मतलब बैक भी इंक्लूड रहेगा। और एंड बुक कीपिंग एज द रिकॉर्ड ऑल द रिसीट्स एंड पेमेंट्स वेदर कैपिटल और रेवेन्यू, चाहे पेमेंट और चाहे रिसीट, चाहे कैपिटल नेचर की चाहे रेवेन्यू नेचर की, दोनों की दोनों नेचर्स की इसमें आएगी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। फिर उसका लिखा है पर्टेनिंग टू द करंट प्रीवियस ईयर एंड फ्यूचर पीरियड। अब वो रिसीट एंड पेमेंट चाहे करंट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो फ्यूचर पीरियड से रिलेटेड हो, तीनों के तीनों से रिलेटेड होंगे, वो इसके अंदर आएंगे। अपन बोलते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है गाइस। तो इसमें यह जरूरी नहीं है सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट, जो ट्रेडिंग कंपनीज होती हैं, ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज होती हैं, वो बनाती है कैश अकाउंट अपन नहीं बनाएंगे, मतलब एनपीओ नहीं बनाता। एनपीओ में वो नाम चेंज होता था, उसे अपन बोलते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। रिसीट्स आएंगी, पेमेंट होंगे, रिसीट एंड पेमेंट होंगे, वही रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर आएंगे। जैसे कि अपन ने समझा था कि एक्यूरल सिस्टम पर ही काम नहीं करता है, इसमें कैपिटल नेचर की रिसीट हो चाहे रेवेन्यू नेचर की रिसीट हो, दोनों के दोनों नेचर्स के आइटम्स इसके अंदर आएंगे, उसे अपन बोलते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब इसमें मेन बात क्या है, इसमें वो ट्रांजेक्शन चाहे वो करंट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड और चाहे वो फ्यूचर पीरियड से रिलेटेड हो, तीनों पीरियड से रिलेटेड है, वो इसके अंदर आएंगे। आई होप गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो गाइस अब बात अपन करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। जैसे कि अपन ने अभी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करी, अब अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर के नेचर को समझेंगे। तो गाइस जैसे लिखा हुआ है द इनकम, अपन ये बात तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर एज अ पी&एल की तरह होता है, ठीक है। लेकिन एनपीओ का जो मेन मोटिव होता है वो सोशल सर्विस देना होता है, प्रॉफिट जनरेट करना नहीं होता। तो गाइस इसमें लिखा हुआ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज इक्वलेंट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इक्वलेंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह, और वो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस एंटरप्राइजेस, जो कि बिजनेस एंटरप्राइजेस बनाती हैं, ठीक है। इट इज एन अकाउंट विच इज वाइडली अडॉप्टेड by most of the non-profit making concern and it is prepared by following एक्यूरल प्रिंसिपल, यानी कि ये जो बनाया जाता है एनपीओ जो बनाती है रिसीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को, वो बेस्ड होता है एक्यूरल प्रिंसिपल, मतलब इसमें कैश प्लस क्रेडिट दोनों के दोनों आइटम्स आएंगे, ठीक है। ओनली आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर पर्टेनिंग टू द करंट पीरियड ऑफ अकाउंट आर इंक्लूडेड। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसमें केवल वही रेवेन्यू नेचर के आइटम आएंगे और इसमें सिर्फ करंट पीरियड के जो भी ट्रांजेक्शन होंगे सिर्फ वही इसमें आएंगे, ठीक है गाइस। क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट में तो तीनों टाइप पीरियड्स के आते हैं, प्रेजेंट, करंट, पास्ट, लेकिन इसमें केवल करंट पीरियड के आएंगे, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है द प्रिपरेशन ऑफ एन अकाउंट देयरफॉर रिक्वायर्स एडजस्टमेंट इन द रिलेवेंट अकाउंट, यानी कि जितने भी एडजस्टमेंट होंगे इस अकाउंट से रिलेवेंट वो अपन सारे के सारे करेंगे इन रेस्पेक्ट ऑफ बोथ आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि इसमें आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस यानी कि प्रीपेड बोल सकते हैं, उनका अपन एडजस्टमेंट करेंगे इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर एज अ पी&एल की तरह होता है, लेकिन इसका मोटिव प्रॉफिट नहीं होता। एनपीओ इसको बनाती हैं पी&एल में, जैसे कि अपन कैश प्लस क्रेडिट यानी कि एक्यूरल बेसिस पे चलता है, आउटस्टैंडिंग एडवांस का एडजस्टमेंट करते हैं, सेम अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करने वाले, ठीक है। इसमें लिखा हुआ द ओनली डिफरेंस इज इन द
टर्म्स यूज्ड ऑफ रिप्रेजेंट द प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये डिफरेंस है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, यानी प्रॉफिट इज टर्म्ड एज सरप्लस, यानी प्रॉफिट में जो अपना सरप्लस आता है, ठीक है, इसको अपन यहां पे बोलते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। यानी कि प्रॉफिट पी एंड एल में तो अपन सरप्लस बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं, यहां पे नहीं बोलेंगे। अगर यहां पे अपना इनकम ज्यादा है किससे, एक्सपेंसेस, तो देखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी इनकम ज्यादा है, एक्सेस है इनकम किससे, एक्सपेंडिचर से, तो अपन यहां पे लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एंड लॉस अगर आता है जो, तो पी एंड एल में तो लॉस बोलते हैं, लेकिन यहां पे अपन बोलेंगे एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, यानी यहां पे एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गए और इनकम कम है, तो अपन यहां पे बोलेंगे एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ये दो वर्ड अपन को याद रखने हैं, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। जब अपना इनकम ज्यादा होगी और एक्सपेंडिचर कम होगा, तो अपन लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, नहीं एक्सपेंडिचर से ज्यादा है हमारी इनकम। लेकिन जब हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे और इनकम कम होगी, तो अपन यहां पे लिखेंगे एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, यानी कि हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा है किससे, इनकम से। तो ठीक है गाइस, ये अपन बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर। आई होप कि गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आएगी, बहुत सिंपल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनता है, एक्यूरेल बेसिस पे डिपेंड है, यानी कंसेप्ट पे रहता है ये। इसमें आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड के एडजस्टमेंट अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये है अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और इससे पहले अपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को समझा। तो गाइस अब अपन बात करेंगे बैलेंस शीट के बारे में, यानी कि अपन ने रिसीट एंड पेमेंट के बारे में बात कर ली, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर ली है, एंड बैलेंस शीट, यानी एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीज आती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होता, ये एक स्टेटमेंट है। अब गाइस इसको समझते हैं क्या लिखा हुआ। अब बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, तो अपन ने बता दिया था कि स्टेटमेंट है असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ एन अकाउंटिंग यूनिट एट अ गिवन डेट। ठीक है, जब अपन इसमें अकाउंटिंग ईयर में अपन इसको एट द एंड ऑफ द ईयर बना रहे होते हैं, तो उस समय देखना पड़ता है असेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ इट इज जनरली प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, इसको अपन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बनाते हैं आफ्टर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हैज बीन प्रिपेयर्ड। तो एक सीक्वेंस होता है, सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनने के बाद बनता है बैलेंस शीट। ठीक है, तो इसीलिए इसमें लिखा हुआ है आफ्टर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हैज बीन प्रिपेयर्ड। तो इसके बाद लिखा हुआ इट इज classified summary of the ledger balances left over after account of all the revenue items have been closed by transfer to the income and expenditure, क्योंकि रेवेन्यू नेचर के सारे आइटम्स को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और कैपिटल नेचर के जो खर्चे आते हैं वो आते हैं बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है गाइस, तो इसमें लिख दिया है हैव बीन क्लोज्ड बाय ट्रांसफर टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि रेवेन्यू नेचर तो वैसे ही क्लोज हो जाएगा जब वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है इफ इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द एक्सेस ऑफ टोटल असेट्स ओवर टोटल आउटसाइड लायबिलिटी इज नोन एज कैपिटल फंड, यानी कि यहां पे लिखा है कि जो अपना नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक्सेस ऑफ टोटल एसेट्स है, टोटल एसेट ज्यादा है लायबिलिटी से ओवर टोटल आउटसाइड लायबिलिटी से, उसको अपन कैपिटल फंड कहते हैं। मतलब टोटल एसेट्स में से अगर अपन आउटसाइड लायबिलिटी लेस कराएंगे तो कैपिटल फंड निकल के आएगा बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ था कैपिटल फंड जो है वो रिप्रेजेंट करता है द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट बाय मेंबर्स के, यानी कि जो कैपिटल फंड आया है अपना बैलेंसिंग फिगर, यानी कि जो टोटल एसेट्स में से जो आउटसाइड लायबिलिटीज को अपन ने लेस कराया है, उसके बाद इनका जो कैपिटल फंड निकल के आया, तो वो रिप्रेजेंट क्या करता है कि कंट्रीब्यूट बाय मेंबर्स की अमाउंट कंट्रीब्यूट करी किसने, मेंबर्स ने। ठीक है, थ्रो लेगेसीज आई है, इसको भी अपन समझेंगे, स्पेशल डोनेशन कोई आया है वो भी समझेंगे, एंट्रेंस फीस एंड एक्यूमुलेटेड सरप्लस ओवर द ईयर, यानी पहले से जो सरप्लस चला आ रहा है वो चीज को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल फंड। ठीक है, लिखा इफ हाउएवर मेंबर्स हैव नॉट कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट, अगर मान के चलो मेंबर कोई भी अमाउंट कंट्रीब्यूट नहीं करता, इट शैल बी टर्न्ड एज एक्यूमुलेटेड फंड इंस्टीड ऑफ कैपिटल फंड, तो एक्यूमुलेटेड फंड आ जाएगा इंस्टीड ऑफ यानी कैपिटल फंड की जगह पे। आई होप की बात समझ में आई होगी। ठीक है, इफ हाउएवर मेंबर हैव नॉट कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट इट शैल बी टर्मिनेट एज, सॉरी टर्म्ड एज, टर्मिनेट नहीं टर्म्ड है, टर्म्ड एज एक्यूमुलेटेड फंड इंस्टीड ऑफ कैपिटल, कैपिटल फंड की जगह पर उसको नाम देंगे एक्यूमुलेटेड फंड। ठीक है, अब इसमें कुछ नोट लिखा हुआ है, लिखा हुआ है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में क्वेश्चन आता है ये कि एनपीओ कौन से सेक्शन में रजिस्टर्ड होती है, सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर देयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रिपेयर करती है बैलेंस शीट एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि इसमें जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो बैलेंस शीट होता है वो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किए जाते हैं, सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड होती है एनपीओ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। आई होप कि गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये था बैलेंस शीट के बारे में, इससे पहले नेचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को समझा, उससे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को समझा। तो आई होप कि गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।